Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss atomic spectrum. तो आइए बेटा हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हेडिंग आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और ध्यान से बात को समझिएगा कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्लियर। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का सबसे पहले तो एटॉमिक एटम का सेंस को आप समझ ही रहे हैं और स्पेक्ट्रम का क्या सेंस है। हाँ, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर। ओके, स्पेक्ट्रम दैट मींस कलर। इसका मतलब ये कलर से रिलेटेड कुछ बात करना चाह रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो न्यूपोर्स आपका ये मॉडल है, न्यूपोर्स हमने ही इस पर स्टडी किया था। तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम दैट मींस कलर, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्पेक्ट्रम में दो तरीके के कलर आते हैं। एक बेटा आता है कॉन्टिन्यूअस कलर, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस लाइन, इसी को कहते हैं और कॉन्टिन्यूअस लाइन। ओके, कॉन्टिन्यूअस लाइन और दूसरा जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया वो दूसरा ऑब्जर्व हुआ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और इसी का दूसरे सेंस में कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट लाइन। हाँ, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कह लीजिए या डिस्क्रीट लाइन कह लीजिए। क्लियर है? तो डिस्क्रीट लाइन ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। चलिए यहाँ स्पेक्ट्रम लिखा है तो यहाँ भी स्पेक्ट्रम कर दीजिए। स्पेक्ट्रम बात ध्यान से समझिए। नील बोर साहब ने जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एटम के पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं ऑब्जर्व हुआ, अभी हम बात करते हैं कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं हुआ, क्यों लाइन स्पेक्ट्रम ही ऑब्जर्व हुआ। क्लियर? तो ये लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसे यह ऑब्जर्व हुआ अकॉर्डिंग टू बोर्स, नील बोर साहब। इसके पहले वाले लेक्चर को थोड़ा सा पढ़िएगा तो बातें ध्यान ज्यादा समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने पार्ट लिया और इसमें इन्होंने गैस फिल कर दिया। गैस फिल कर दिया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के एटम्स हैं, और इन्होंने क्या किया कि इस गैस के एटम को नीचे से हीट किया। बात ध्यान से समझिएगा, इन्होंने नीचे से इसको हीट किया और जब इसको हीट किया तो इसको हीट दिया इन्होंने, तो इसमें से एक यहाँ इन्होंने स्क्रीन लगा रखा था, इसमें से जो वेव निकली, जब इसको हीट किया इन्होंने इसमें से रेज निकली, या यूं कह लीजिए वेव निकली, और वेव जब इस पर आकर के पास तो डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हुआ। बात ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हुआ। तो आप ये जानते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर जो होते हैं विबग्योर, ये बेटा 7 कलर जो होते हैं, जब भी कभी व्हाइट लाइट को डाला जाता है उस व्हाइट लाइट में ये 7 कलर होते हैं। क्लियर है? और इस 7 कलर को इन्होंने क्या किया कि व्हाइट लाइट को इसमें डाला, हीट किया, और हीट किया तो इन्होंने देखा कि वायलेट दिखा, रेड दिखा, ग्रीन दिखा, और बाकी के कुछ कलर गायब हो गए। इस स्पेक्ट्रम में से कुछ कलर गायब
बट ये सारे कलर अपीयर नहीं हो रहे हैं, कुछ कलर ये दिख रहा है, कुछ कलर ये गायब हो जा रहा है। और जब कुछ कलर गायब हो जा रहा है तो जब इसको हम हीट देते हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ ही वेवलेंथ की हीट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लियर है? आइए जरा इसको दूसरे सेंस में समझते हैं, जरा एटम के सेंस में समझते हैं। होता क्या था कि आप ये समझिए किसी एटम को ही तो हीट करते थे, और जब एटम को हीट करते थे तो नो डाउट कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये एटम का न्यूक्लियस है, और इस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है, बिल्कुल क्लियर है, ये सेल है, एटम के अराउंड ये सेल है, और सेल एटम के अराउंड जब ये सेल है, ये ऑर्बिट है, और नो डाउट कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, और जब इस एटम को हम हीट करते हैं बेटा, जब इस एटम को हम हीट देते हैं, इसको हीट करते हैं, ऐसे हीट दे दिया हमने इसे, और जब हीट दिया होगा तो यह इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी सेल में है, मीन्स अगर ये हम कहें कि ये n = 1 सेल है, यह n = 2 सेल है, यह n = 3 सेल है, n = 1 this is the first cell or first orbit, this is the second orbit, and now last one this is the third orbit, so on. और जैसे ही सिस्टम को हिट दिया, जैसे ही एटम को हिट दिया, तो नो डाउट कि वेव जो बनी होगी वो कैसे बनेगी, इसी बात पर हम डिस्कस करते हैं कि जब हमने इसको हीट दिया होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा, तो इस लेवल को छोड़कर, इस एनर्जी लेवल को छोड़कर, इस सेल को छोड़कर किसी दूसरे वाली सेल में ये चला गया। इसका मतलब सपोज मान लिया हमने कि n = 1 से ये जंप किया। कौन जंप किया? इलेक्ट्रॉन जंप किया। इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। जब हमने हीट दिया एटम को, एटम का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप कर गया, तो ये चूंकि एनर्जी लिया इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अभी इसकी कम एनर्जी थी, और जैसे ही एब्जॉर्ब किया एनर्जी इसकी बढ़ गई, और एनर्जी जब इसकी इंक्रीज की तो ये चला आया इस वाले सेल, ये n = 3 के सेल में चला। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं, हर जो है कि सारे ऐसे चीजों का जो एक नेचर होता है, वो हमेशा कोशिश करता है मिनिमम एनर्जी, बात ध्यान से समझिए, मिनिमम एनर्जी, एंड मैक्सिमम, बात ध्यान से समझिए, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ध्यान से बात समझिए, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और ये जंप करके हायर एनर्जी सेल में चला गया, हायर एनर्जी वाले सेल में चला गया, और जब हायर एनर्जी सेल में चला गया तो वहां रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर ऐसे जो भी हिंदुस्तान में बने, जो भी वर्ल्ड में बनी हुई चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमेशा ट्राई टू रिमेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हमेशा कोशिश करता है हम मिनिमम एनर्जी में रहें और मैक्सिमम स्टेबिलिटी में रहें। आप भी सोचते होंगे कि स्टडी न करना पड़ता तो बिल्कुल हम फिट रहते, और जब आपको फोर्स किया जाता है तो आप स्टडी शुरू कर देते हो, और जैसे ही फोर्स हटाया जाता है वैसे तुरंत तुम बैठ चले आते हो, फिर पढ़ाई बंद कर देते हो। कॉलेज के टीचर इतना फोर्स न करे, आपके गार्जियन इतना फोर्स न करे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पढ़ना चाहता है, या कुछ बनना है तो एक फोर्स ही तो है, आप कुछ बनना चाहते हो इसलिए मजबूरी है पढ़ना, और जैसे ही बनते हो फिर बैठ हो जाते हो। तो ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन का भी उसी तरीके से नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी एनर्जी सेल को छोड़कर हायर एनर्जी सेल में चला जाता है, क्योंकि वहां भी नहीं रहना
क्योंकि एक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, एटम का, कि मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, बात ध्यान से समझिए, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन। यह हमेशा गेन करने की कोशिश करता है, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फिर क्या करेगा कि यह इलेक्ट्रॉन फर्दर बैक हो जाएगा, कहां, जहां से ये गया। क्लियर? जहां से ये गया है इलेक्ट्रॉन वहीं फर्दर बैक होगा। और जब ये बैक होगा, अभी तो इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी सेल में गया, अब ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी ये रिलीज करेगा। और एनर्जी जब रिलीज करेगा, बात ध्यान से समझिए, एनर्जी जब ये रिलीज करेगा तब तो ये बैक सेल में आएगा। और एनर्जी जो रिलीज करेगा बेटा, वही एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा भाई? इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही तो एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए कि ये E1 की एनर्जी है और ये आपकी E2 की एनर्जी है। हमने मान लिया कि दिस इज द E1 एनर्जी, दिस इज द E2 एनर्जी। तो एनर्जी जो इमिट किया, इमिटेड एनर्जी, ध्यान देना, इमिटेड एनर्जी, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इमिटेड एनर्जी को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 माइनस E1। इतनी बात तो क्लियर होगी। और डेल्टा ई ये इमिटेड एनर्जी है, जो एनर्जी यहां से ये इन द फॉर्म ऑफ वेव जो इमिट किया, और जब इमिट किया आपको इमिटेड एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, इनका डिफरेंस ही तो इमिट करेगा। अरे भाई, जितने एनर्जी लिया होगा गेन करके वो हायर एनर्जी सेल में गया होगा, और हायर एनर्जी सेल जब खत्म हो बैक हुआ होगा उसी एनर्जी में, तो एनर्जी जितना लिया हो उतना एब्जॉर्ब किया उतना इमिट कर देगा, तभी तो बैक सेल में आएगा। अच्छा, बात ध्यान देना, इस पर जैसा बेस इसको नोट करिएगा, नोट कर लीजिए। और इसी पर बेस एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और जो इमिशन होता है बेटा, इसी के सेंस में हम इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, क्लियर? इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन भी स्पेक्ट्रम होता है, बट इमिशन से ही आपका क्वेश्चन एराइज होता है, इमिशन से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इमिशन पर ज्यादा फोकस करते हैं टीचर। क्लियर? तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जरा देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए पूरी। ध्यान देना कैसे क्वेश्चन इसमें पॉइंट आउट करते हैं। आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। When electron jump from n equal to 2 to n equal to 1, energy cell, clear? Energy cell, calculate, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेट एनर्जी एंड वेवलेंथ। कैलकुलेट एनर्जी एंड वेवलेंथ, कैलकुलेट एनर्जी एंड वेवलेंथ, क्लियर? चलिए, हो गया। When electron jumps from N2 to N1, energy cell, calculate energy and wavelength। जरा देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। इसको हटा दो, देख, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि ये आपका न्यूक्लियस, जरा क्वेश्चन के सही समझिएगा। दिस इज द न्यूक्लियस
and around the nucleus having cell. ये हमारा N1 सेल है और this is the N2 सेल, N equal to 2 and N equal to 1. क्वेश्चन में क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 to N1 मींस ये N2 से इलेक्ट्रॉन किसमें जंप किया है, N1 में जंप किया है। इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। ध्यान देना, when electron jumps from N2 to N1, energy shell, calculate energy and wavelength of the emitted radiation. Clear? Emitted radiation, जो रेडिएशन इमिट हुआ उसी की एनर्जी और वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, तो N2 से N1 में आता है तो हमें एनर्जी तो पॉइंट आउट करनी है, इमिटेड एनर्जी हमें पॉइंट आउट करनी है। तो नो डाउट उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। क्लियर? अच्छा, डेल्टा E इक्वल टू E2 की वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर? तो E2 की वैल्यू को कैसे हम पॉइंट आउट करेंगे, ठीक? E2 माइनस में डेल्टा E की वैल्यू हमें निकालना है बेटा। तो डेल्टा E की वैल्यू जो होगी माइनस E, अच्छा डेल्टा E डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। तो डेल्टा E इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट, आपको याद होगा 13.6। क्लियर? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस, और इसकी भी वही डाटा आएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर 1, सॉरी ये E2 और ये E1। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, तो डेल्टा E इक्वल टू माइनस 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज द एटॉमिक नंबर। अच्छा इसमें देखना कौन सा एटम लिया गया है, इसमें तो एटम हमने पॉइंट आउट ही नहीं किया। फिर आपके दिमाग में बात कंफ्यूजन होगा कि एटम तो इन्होंने पॉइंट आउट ही नहीं किया। अगर एटम पॉइंट आउट न हो, आप ये कंसीडर कर लिया करिए कि वो हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि बोहर साहब ने हाइड्रोजन पर ही वर्क किया था। हाइड्रोजन पर वर्क किया, इसके बाद हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर उन्होंने कहा कि ये भी इस तरह के पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई होगा तो एटम देगा, और हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं होगा, कुछ नहीं दिया है, हम कंसीडर करेंगे वो एटम हमारा हाइड्रोजन रहा होगा। आप पढ़ना चाहो तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, यही आप कर दीजिए, आप बढ़ाना चाहो बढ़ा दीजिए और क्लियर कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम। क्लियर? नहीं करते हो तो हाइड्रोजन एटम को ही कंसीडर करोगे। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N2 to N1, क्लियर? एनर्जी से कैलकुलेट द एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो जब पहले एनर्जी की बात करते हैं तो माइनस 13.6 और इसके बाद जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कौन सी सेल है, ये वाली सेल। N2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 1 पे जाता है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा ध्यान दें, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 1/4 माइनस और माइनस इक्वल करके क्या होता है प्लस, और ये 13.6 1 स्क्वायर 1 क्लियर है, 1 ये हो जाएगा प्लस 13.6 और इसके बाद ये हो जाएगा 13.6 ये आ जाएगा माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4
और इसको हम जब काटेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। हाँ, इसका मतलब है 3.4, इसको माइनस कर देते हैं। 13.6 माइनस 3.4, आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या आंसर हो गया। कितना सिंपल तरीके से आंसर निकला है। अच्छा ध्यान दें, अगली बात हम पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होगा। तो वेवलेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए आइए देखते हैं वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। वेवलेंथ क्लियर? वेवलेंथ को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। क्लियर? ये वेवलेंथ है आपका डेल्टा। और जब वेवलेंथ डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान देना, जब भी कभी कोई वेव इमिट होती है, ऐसे इमिट होती है, तो जो इसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी। यही डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस जो जहां से आता जाता है। क्लियर? तो डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू और न्यू आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, उसी इमिट रेज की फ्रीक्वेंसी। और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका बात हम लोगों ने किया था। और आपका न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी। और एक बात याद रखिए कि न्यू जो होता है ये इक्वल टू होता है c by lambda। c is the velocity of light, velocity of light, और lambda को होता है वेवलेंथ होता है। ये तो हम जानते हैं वेवलेंथ होता है। अच्छा ध्यान देना, अगर इसे न्यू की जगह c by lambda हम पुट कर दे, हमें मिलता है डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब तो बातें क्लियर है कि एच सी बाई लैम्डा डेल्टा E, तो हमें लैम्डा की वैल्यू पॉइंट आउट करनी है। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा E। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, सी इज द वेलोसिटी, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। 6.626 into 10 to the power minus 34 मल्टीप्लाई c है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय डेल्टा E की वैल्यू कितनी आई है? 10.2। आपका आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आसान नहीं लग रहा है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बातें। ओके, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। अच्छा एक बात याद रखना, ये वैल्यू जो आपका डेल्टा E की वैल्यू आई है, ये वैल्यू बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया और ये वैल्यू जूल पर सेकंड में। तो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी, तो एक शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे आप शॉर्टकट तरीका को बनाओगे। ध्यान देना, लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई, आपने लिखा था डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये पॉइंट आउट किया। क्लियर? तो लैम्डा इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और यह आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये आपका जूल में है, जूल पर सेकंड में। तो अब यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आसान सा तरीका है कि लैम्डा बेटा
डेल्टा ई इक्वल टू एफ लाइन कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ द लाइन ये भी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे ये आएगा 1 2 3 5 7 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब ये वैल्यू आपकी तो लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 5 7 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, ये भी वैल्यू आपकी किसमें आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। एक शॉर्टकट तरीका है 1 2 3 5 7, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 2 3 5 7 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, ये आपकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का बेटा कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इतना तब तक आप रिवाइज करते रहिए और देखते रहिएगा कि कैसे कैसे ये हुआ है। और बाकी की चीज़ें, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होता है ये डिफरेंट रीजन में ऑब्जर्व होता है, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक की लाइटें कहाँ स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में मिलेगी, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ की किस रीजन में मिलेंगी। तो ये डिफरेंट लाइनें हैं जो लाइनर सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल सीरीज और हम्फ्री सीरीज, इस नाम से ये लाइनें ऑब्जर्व होती हैं। और उनके लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की और हाईएस्ट वेवलेंथ की, कौन सी ट्रांजिशन पर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी और कौन सी ट्रांजिशन पर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, इस तरह की चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ